हाँ लाइव है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले 2 दिनों से लगातार मैं कई बार आ रहा हूं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसकी वजह है कि एक क्राइम तक चैनल यूट्यूब पर शुरू हुआ है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इसे आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, क्राइम स्पेस तक क्राइम तक। और जब सब्सक्राइब करें तो एक बेल आइकॉन आएगा, उसको बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी खबरें हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मेरी कोशिश होगी कि लगातार आपके साथ जुड़ सकें। जो क्राइम की खबरें हैं, जो टीवी पे आप वारदात में, जाहिर सी बात है वक्त की कमी होती है, स्पेस की कमी होती है, या बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जिनको अखबार के पन्नों में जगह नहीं मिलती है, वो सारी खबरें न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की आप तक पहुंचाएं, उन खबरों के पीछे की कहानी पहुंचाएं। साथ में जो एक क्राइम रिपोर्टर जब स्पॉट पर जाता है तो वहाँ पे क्या फील करता है, वो जो पहला उसका एक्सपीरियंस होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह की चीज़ें वो देखता है, महसूस करता है, उन चीज़ों से आपको भी महसूस कराओ, ये हमारी कोशिश है इस क्राइम तक के ज़रिए। तो यहाँ पे आपको हर तरह की खबरें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में जो नई चीज़ मिलेगी वो ये कि एक क्राइम रिपोर्टर के थ्रू आप लाइव स्पॉट को अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हर खबर के पीछे के सच को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस कोशिश के साथ ये क्राइम तक एक यूट्यूब पे चैनल लॉन्च हुआ है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्राइम स्पेस तक क्राइम तक, ये आपको मिलेगा यूट्यूब पर। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, सुप्रतिम बनर्जी क्राइम रिपोर्टर, इनके जो चेहरे से आप सभी वाकिफ़ होंगे, राम किंकर, लगातार इनको आप टीवी पे देखते रहते होंगे, क्राइम रिपोर्टर, बहुत ही होनहार यंग नौजवान। आज बात हम लोग करेंगे, चूँकि आज पहले तो आप लोगों से मिलना था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक क्राइम से थोड़ा हटके एक चीज़ हुई है तो क्यों ना उस पर बात करें। जो क्राइम तक में अगर आप देखेंगे तो आप उसमें महसूस भी करेंगे कि आज अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में, काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी गर्मा गर्मी भाषणबाजी चल रही है। वहाँ पे एक राहुल गांधी ने आंख मारा और उस आंख मारने को लेके अब सारे न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे वो हावी है। तो वहाँ से मुझे एक ख्याल आया कि क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आंख मारने पे सवाल उठाया, क्या आंख मारना जुर्म है, क्या आंख मारना किस किस चीज़ों में आता है। तो वो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं और समझाऊं, मैं अपने इन दोनों सहयोगी से बात करूं कि आईपीसी में 354 एक होता है छेड़छाड़ की धारा, और दूसरी जो है वो है 504 अश्लीलता। तो 354 और 504 आंख मारना इन दोनों धाराओं में आता है, मतलब 354 और 504। इसके तहत अगर आप किसी की मर्जी के खिलाफ, सामने वाला आपत्ति जताता और आप उसको आंख मारते हैं तो फिर ये जुर्म की कैटेगरी में आएगा। इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है कानून में। तो इसको सिर्फ हंसी और मजाक के तौर पे न लें, आंख मारना एक गंभीर अपराध भी है, लेकिन हाँ, किस मौके पे किसने किसको मारा, किन हालात में मारा, वो बहुत ज़रूरी है, वो पुलिस भी देखेगी, इसलिए इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से आंख मारी, जाहिर सी बात है वो कानून के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने हंसी मजाक के तहत ही मारी और इसलिए वो इसमें कहीं से गुनहगार नहीं होते। सुप्रतिम, शुरुआत आपसे। एक आंख मारना भी देश में बड़ा फेमस हुआ था, मतलब पूरा वो तो सोशल मीडिया पे ही छाया हुआ था, उसको लेके तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन एक पुलिस वाले के पास जब केस आता है कोई छेड़खानी का और इस तरीके की चीज़ें आती है, तो एक लाइन आती है कि उसने आंख भी मारी थी साहब, उसके ऊपर क्या गुजरती है? तो आपने बिल्कुल सही बात कही शम्स की, आंख अगर दोस्त यार को आप, अगर वो दोस्त या मित्र आपके कॉन्फिडेंस का है, उससे अगर आप आंख मारते हैं तो वो एक मजाक ही होता है। और मुझे भी यही लगता है कि राहुल गांधी ने आज अगर संसद में आंख मारी होगी तो शायद मजाक के लिहाज से ही मारी होगी और इस सेंस में मारी होगी कि देखो मैंने कैसा भाषण दिया। लेकिन अगर यही आंख आप किसी अनजान लड़की को या राह चलती किसी लड़की को, या फिर जिस लड़की के साथ आपकी उस लेवल की बॉन्डिंग नहीं है, उसे आप सार्वजनिक तौर पर मारते हैं, तो ये गंदे इशारे करने की श्रेणी में आता है। और जैसा कि आपने कहा, इसमें कानून के तहत सजा का प्रावधान है और बाकायदा सजा का तरफ प्रावधान। मुझे याद आता है राम किंकर, बहुत पहले आप एक स्टोरी लेकर आए थे, एक लड़की की रिपोर्ट थी छेड़खानी की जी, और उस एफआईआर में या उसकी शिकायत में वो बाकायदा ये लाइन लिखा हुआ था, उसने मुझे आंख भी मारी। क्या थे आप? देखिए, जब ये खबर मैं करने गया तो काफ़ी चौंका मैं, क्योंकि
अक्सर वो लड़की रोजाना की तरह जो है कॉलेज जा रही थी और उसने देखा कि कोई उसको न केवल उसका पीछा कर रहा था बल्कि वो उसे आंख भी मार रहा था। इस बात की शिकायत उसने पुलिस से की और उसने ये कहा कि ये लड़का न केवल मेरा पीछा करता है बल्कि वो मुझे आंख भी मारता है। अब आंख मारने को पुलिस काफ़ी संजीदगी से लेती है क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि 354 का मुकदमा होता है, 509 का होता है। तो किसी अपरिचित या जो अभी तक समझ में आया ग्राउंड पर कि किसी अपरिचित या अनजान को अगर आप आंख मारते हैं या इशारे करते हैं तो उसको इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में काफ़ी बुरा माना जाता है, सज़ा होती है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि रेप से पहले की हैं, यानी इशारे करना, घूरना, उसका पीछा करना। तो जहाँ पर फिजिकल टच होता है उसके ठीक पहले की ये चीज़ें आती हैं और आंख मारना एक शुरुआत है, एक इंडिकेशन है, कह दें ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी। अश्लीलता के दायरे में आता है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मौके और माहौल को देखते हुए अगर दोस्त हैं, जानकार हैं, हंसी मजाक चल रहा है तो नहीं। इसलिए मैं ये फिर एक बार कहूँगा कि हल्का फुल्का मुद्दा था ये संसद भवन का, लेकिन हमें लगा कि इस मुद्दे के थ्रू, चूँकि सभी की नज़र है कि राहुल गांधी ने आंख मारी, तो क्यों ना एक क्राइम टीम होने के नाते हम लोग आपको बताएं कि आंख मारने की असल में कानून में क्या प्रावधान है, कौन सा सेक्शन है। जैसा आपको बताया 354, 504, 3 साल तक की सज़ा। लेकिन इसमें घबराने या मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ, इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ और आप लोगों से फिर बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि क्राइम स्पेस तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब चैनल पर, और इसमें तमाम क्राइम की आप खबरें देखेंगे और हम लोग आपको क्राइम की जो इनसाइड स्टोरी है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो आंख मारने की बात तो हो गई हल्की, चूँकि शुरुआत हल्की फुल्की चीज़ों से होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने की। अब थोड़ी क्राइम की खबरों की तरफ आते हैं। 2 खबरें हैं राम और सुप्रतीम इस वक्त, जो खासतौर पे देश की राजधानी दिल्ली से ही, जहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव का भी की पूरी बहस चल रही है, उसी से जुड़ी हुई। एक एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत का मामला, दूसरा जो 30 जुलाई की बात है, बुराड़ी में एक घर में 11 लाशें मिली थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। वो दोनों मामले, उसके फॉलो अप, उसका नतीजा कहाँ तक पहुँचा, ये अब हम जानने की बारी बारी से कोशिश करेंगे। पहले अनीसिया की बात कर लेते हैं। 20 तारीख है आज। 20 तारीख तक की अनीसिया के जो इन-लॉज हैं, मयंक के माँ बाप, उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा था कि हम पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, हमें ये मोहलत दीजिए, हमें अरेस्ट भी नहीं कर सकते। वो 20 तारीख की मियाद आज ख़त्म हो रही है। आपको लगता है कि कल पुलिस सम्मन दे के पूछताछ करेगी और क्या उन दोनों की भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, एफआईआर जो उनके खिलाफ है उसके मुताबिक गिरफ्तारी तो बिल्कुल हो सकती है। अगर गिरफ्तारी की आशंका उन्हें नहीं होती तो जाहिर है फिर उन लोगों ने अदालत से स्टे भी नहीं लिया होता। लेकिन जिस तरह अनीसिया के मामले में उसके सास ससुर ने स्टे लिया है और एफआईआर में जिस तरह नामजद उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है, उससे वो इस मामले के सीधे सीधे मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अब जब स्टे, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, 20 तारीख की मियाद खत्म हो गई है, तो या तो उन्हें फिर से अदालत से स्टे लेना होगा या फिर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, अगर पुलिस नोटिस देती है तो उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आना होगा। एक चीज़ और मैं अगला सवाल करूं उससे पहले कि अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो, क्राइम से जुड़ी हुई किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो, किसी केस से रिलेटेड हो, बाकी चीज़ों से, जो भी क्राइम के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप फेसबुक, यूट्यूब पर इस वक्त हम लोग लाइव हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का ज़रूर जवाब दें। राम, डाउरी एक्ट का मामला हमेशा लड़कियों के फेवर में जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से सुसाइड नोट कोई नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस हैं, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, वो सारी चीज़ें, और जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अनीसिया को टॉर्चर किया जाता था, अनीसिया को मारा पीटा जाता था, और इसमें उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं। उसको देखते हुए 20 तारीख की मियाद खत्म हो रही, आपके हिसाब से क्या लगता है? बनर्जी ने तो कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपके अपने तजुर्बे से क्या लगता है पुलिस का अगला कदम उन दोनों को लेकर क्या होगा? देखिए, अगर कोई खुदकुशी होती है और अगर कोई खुदकुशी का नोट लिखता है और तुरंत उसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है, अफसरों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा गया और लोग लिखे और उसके बाद उन्होंने न केवल इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद खुदकुशी कर ली। इस्तीफ़ा देने की सोचा था बट उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन अफसरों का। तो जो खुदकुशी के लिए उकसाने का ये जो सेक्शन है, आपको याद होगा गीतिका शर्मा केस, जो उसमें गोपाल कांडा है, वो आज भी जो है ज़मानत पर बाहर है। तो ये किसी ने खुदकुशी के लिए किसी को उकसाया, ये प्रूव कर पाना अदालत में बहुत मुश्किल है। तो
लेकिन जो एविडेंसेस हैं, जैसे व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन है, फेसबुक की है, टॉर्चर का जो वीडियो है और जो इन लॉज के बयान हैं, अगर ये पुलिस साबित कर पाती है तो ऐसा होगा। लेकिन डावरी एक्ट में जो नया अपडेट है वो इस बार का यही है कि कई बार अक्सर होता है कि डावरी केस में दहेज में जो पीड़िता है वो लिखाती है ससुर का नाम, जो कि बेड पर लेटा होता है, चल फिर नहीं सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं जहाँ 6 महीने के बच्चे तक को उठा लिया गया डावरी एक्ट के तहत। ये होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ उठाई वो सवाल यही है कि डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, मतलब चश्मदीद नहीं है कि वो छत से कूदी या उसको धक्का दिया गया, सिर्फ ये मैसेजेस हैं या फिर घर वालों के बयान हैं और पुराने इतिहास है मारपीट के, वो है। ऐसे में ये साबित करना कि सेकंड फ्लोर के उस मकान से पंचशील पा के अनिसिया खुद गिरी या उसे धक्का दिया गया, ये पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग होगा। देखिए, जिस तरह के एविडेंसेस अभी हैं उससे इन दोनों में से एक बात तो साबित हो जाएगी कि या तो उसने खुदकुशी की या उसे गिराया गया, और दोनों ही सूरत में मुश्किल जो है इस परिवार के लिए, सिंघवी परिवार के लिए और खासकर उसके पति के लिए है। क्योंकि अगर वो खुद गिरी तो जाहिर है वो एक्सीडेंटली नहीं गिरी, उससे पहले उसने बाकायदा मैसेज दिया था, उससे पहले उसने बाकायदा मैसेज भेजा था अपने दोस्तों को, अपने वकील को, घर वालों को, अपने पति को। मैसेज देने के बाद अगर कूद जाती है तो जाहिर है वो सुसाइड कर रही है। सुसाइड जिसके प्रेशर में कर रही है वो इस मामले में एक्यूज है। जी यहाँ पे 1 मिनट रुकूंगा क्योंकि हमारे एक दर्शक अमरेश जी इस वक्त जुड़े हैं। नमस्कार कहा उन्होंने, बहुत बहुत आपको भी नमस्कार अमरेश जी। और हम चाहेंगे कि आप जो है क्राइम तक को सब्सक्राइब करें, क्राइम की तमाम खबरों को, चूँकि वारदात के बाहर की जो बाकी खबरें हैं वो हम आपको यहीं दिखा सकते हैं हमारे पास। एक और दर्शक अमित जुड़े। अमित, बड़ा आसान है, यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर आप क्राइम स्पेस तक आप सर्च कीजिएगा, क्राइम तक आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्राइम स्पेस तक। उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगा, उसके बेल को आप प्रेस जरूर कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो भी क्राइम तक में खबरें अपलोड होंगी या हम लाइव होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी खबरें आ रही हैं, कब कौन लाइव पे आ रहा है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, यूट्यूब चैनल पे जाएं, क्राइम स्पेस तक लिखें, उसके बाद सर्च मारें, क्राइम तक आ जाएगा। और हाँ, बहुत सारे दर्शकों को ये गलतफहमी रहती है कि सब्सक्राइब का मतलब होता है पैसे दे के खरीदना चैनल या फिर उसमें फीस लगती है। ये बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब का मतलब कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ अपना एक मेल लॉगिन आईडी है और यूट्यूब पर जाएंगे और सिर्फ उसको दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री का है, लेकिन आपको खबरें जो हैं वो तमाम काम की मिलेंगी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं यही कह रहा था कि दोनों ही सूरत में मुश्किल जो है अनीसिया के पति के लिए है। अगर तो धक्का दिया फिर तो सीधा सीधा कत्ल का मामला है, 302 बनता है, आजीवन कारावास की सज़ा होनी है अगर पुलिस साबित कर पाती है। तो ये तो खैर है ही, हर केस में होता है कि अगर पुलिस साबित कर पाए तभी, वरना इंसान बाइज्जत बरी होता है। और अगर वो खुद कूदी है तो भी वो एक्सीडेंटली नहीं गिरी, इतना तो साफ है कि उसने खुदकुशी की, क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस उसने भेजे अपने मोबाइल फोन से, उससे, और जिस तरह के, सिर्फ मैसेज की बात नहीं, उससे पहले भी उसने परिवार वालों को, घर वालों को। बनर्जी, वही चीज़ है, हर एक को यही लगता है कि जो मैसेज में है उससे एक जगह पे लगता है कि सुसाइड है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग में सिखाया जाता है कि जब तक आखिरी नतीजे पे पुलिस और अदालत ना पहुंच जाए हमें अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं और शायद वो होगी। लेकिन एक बार फिर मैं मेरे साथ ये भी बताऊं कि हम लोगों को तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पीछे में हमारे जो सहयोगी हैं वो जो इस पूरे लाइव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुनीश देवगन हैं, आसिम हैं, दीपक हैं, तो आपके सवाल भी यही हम लोग तक पहुंचाते हैं। तो मैं इन तीनों से कहूँगा कि जब भी कोई सवाल आए तो हमें वहीं से आप बता सकते हैं, हम ज़रूर उनसे उनका सवाल लेंगे, ठीक है। जैसा बनर्जी कह रहे थे कि ये भी एक है कन्फ्यूज़न कि एक SMS जाहिर करता है कि मैं, जैसे लिख रहा है कि मरने जा रही हूँ, उससे थोड़ी देर पहले एक होता है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया, अब मैं बाहर आ गई हूँ। दोनों चीज़ें दो अलग अलग बात बताती हैं। फिर सवाल वही है कि ये कैसे साबित होगा कि वो छत से गिरी या गिराई गई, पति ने गिराया या कुछ हुआ। बहुत बढ़िया सवाल। और दरअसल ये केसेस ऐसे होते हैं जिसमें खुदकुशी को उकसाने का इन्वेस्टिगेशन जो चलता है, लेकिन पैरेलल अगर शादी को 7 साल से कम का वक्त होता है तो SDM भी जांच करता है। SDM अपनी रिपोर्ट पुलिस को देता है। अगर पुलिस की रिपोर्ट SDM की रिपोर्ट से मेल खाती है तो वो केस खुदकुशी भले माना गया हो, वो कहीं दूसरी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है,
इसमें गिराया गया या गिरी, इसके लिए बाकायदा जांच की जाएगी और बाकायदा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई गिराया जाता है तो वो कुछ दूरी पर गिरता है, जो खुद गिरेगा उसका कुछ और बनता है। तो ग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स के जरिए जाहिर सी बात है, वो बाकायदा सारी जांच होगी। चलिए, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी कह रहा था उसी को काटते हुए बात करता हूँ। आप चूंकि क्राइम सीन इस स्टोरी को पूरा फॉलो कर रहे हैं, एक क्राइम रिपोर्टर के नाते मैं ये भी कहता हूँ कि आखिरी जजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पूरी क्राइम सीन को देखकर, सारी स्टोरी को देखकर, जिस तरीके के सबूत अभी तक आए हैं उसको देखकर, एक लाइन में आपसे, अनीसिया की मौत आपकी नज़र में सुसाइड है या खुदकुशी? सुसाइड है तो क्यों, और सॉरी मर्डर है या सुसाइड? सुसाइड है तो क्यों और मर्डर है तो क्यों? शॉर्ट में। देखिए, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर ये खुदकुशी लगती है, क्योंकि जिस तरह से मूड स्विंग्स मिले, जो कोरोबोरेटिव एविडेंस हैं या परिस्थिति जन्य सबूत हैं, उसमें भी माइंड का फ्लक्चुएशन दिखाता है। कभी कहती है मुझे ट्रैप किया, कभी कहती है कि मुझे बाहर दरवाजे के कर दिया, तो मुझे ये खुदकुशी लगती है। मैंने जी यही सवाल आपसे, सुसाइड है या फिर मर्डर है? मुझे भी खुदकुशी का ही मामला लगता है, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जितने मैसेजेस उसके मोबाइल से दिए गए, उन मैसेजेस को देखकर अगर हम उन मैसेजेस को सुसाइड नोट के तौर पर ट्रीट करें तो ये खुदकुशी का ही मामला लगता है। तो बनर्जी और राम के हिसाब से ये खुदकुशी है। मेरी राय मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, रखूंगा, बाद में बताऊंगा वक्त आने पर। लेकिन आगे बढ़ूँ अगले टॉपिक पर, उससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्राइम तक यूट्यूब चैनल पर जाएं, क्राइम स्पेस तक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हम कोशिश करेंगे कि डेली आप लोगों के साथ हम लोग संपर्क बना के रखें। लाइव जो भी सुबह से लेकर रात तक देश और दुनिया में हो रहा, वो आप तक क्राइम की खबरें पहुंचाएं। साथ में बाकी जो सब खबरें हैं वो आप क्राइम तक पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरी बात, एक और भी चीज़ है कि क्राइम की खबरें इसलिए भी देखनी चाहिए कि हम उससे फिर सेफ रह सके। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हमें बचाने की और अलर्ट रहने की सीख देती है, तो इसलिए भी देखना चाहिए। तो हमने बात की अभी तक, आंख मारना आईपीसी में जुर्म है, लेकिन कब होता है ये जुर्म उस बारे में, क्योंकि राहुल गांधी ने आज संसद भवन में आंख मारी, जो अभी तक हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। दूसरी, जो दिल्ली के एयर होस्टेस अनीसिया की मौत लास्ट फ्राइडे को हुई थी, संदिग्ध हुई थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। 20 तारीख तक अनीसिया के सास ससुर ने अदालत से जो है वो स्टे ले रखा था पूछताछ पे, वो आज मियाद ख़त्म होगी। कल पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, जिसकी पूरी उम्मीद है। आगे क्या होगा हम उसको अपडेट देते रहेंगे आपको। लेकिन अब हम अनीसिया से हट के 20 दिन पुरानी एक और बड़ी स्टोरी, जिसने पूरे देश और दुनिया को लगभग चौंका दिया था, क्योंकि मेरे अपने क्राइम के करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा था जिसमें एक ही फैमिली के एक ही घर में 11 लोग एक साथ फंदे से झूल रहे हो। ये पहली बार दिल्ली में बुराड़ी में हुआ। 20 दिन हो चुके हैं इस केस को, पुलिस जांच कर रही है। चूँकि इसमें 11 के 11 मारे गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि ये केस भी अनीसिया की तरह का हम बात करें तो अभी जिस तरीके से बनर्जी और राम का भी मानना था कि सुसाइड है, तो बुराड़ी को लेकर भी दिल्ली पुलिस यही मान के चल रही है कि ये एक मास सुसाइड है, सामूहिक सुसाइड है। लेकिन उस केस में क्या हुआ आगे, अब हम इन दोनों से जाहिर से बड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि दोनों लगातार इस केस पे इन्होंने नज़र रखी, लगातार शो बना रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में पूरा अध्ययन किया हुआ है। पहला बनर्जी आपसे ये कि 20 दिन गुजर गए। एक चीज़ होता है कि दिल्ली पुलिस आमतौर पर जब इस तरह के केस होते हैं तो एफआईआर दर्ज होती है, यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज है, लोगों से पूछताछ होती है, यहाँ पे भी हुई है। लेकिन यहाँ एक 11 मौत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनोखी इस केस में नहीं हुई, जैसे कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि गिरफ्तार करे तो किसको करे। एक उम्मीद बंधी थी कि शायद किसी तांत्रिक और उसका हाथ हो सकता है, जिस पे कई लोगों के नाम भी उछले, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने रूल आउट कर दिया। 20 दिन के बाद आज ये केस जहाँ खड़ा है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी कानून में मजबूरी होती है दिल्ली पुलिस की, तो बाकी उसके 70 दिन। आपको लगता है जहां ये केस आज 20 दिन बाद खड़ा, आने वाले 70 दिन में भी केस वहीं होगा? मुझे ऐसा ही लगता है शम्स जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई मैसिव टर्न आएगा कि आज केस जिस सूरत में है या जो पूरी दुनिया समझ रही है कि ये मास सुसाइड का मामला है, कल को पता चले कि कोई कातिल निकल कर सामने आ जाएगा कि अरे अब तक इसके चेहरे पर पर्दा था, ये देखो ये कातिल है। ऐसा मुझे नहीं लगता इस मामले में। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है, जिस तरह पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, हम भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए थे। उसमें कई पॉइंट्स हैं, 2-4 नटशल में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि उस घर में किसी बाहर वाले की एंट्री के कोई सबूत नहीं है। जब ये घटना
घटना हुई उससे पहले सीसीटीवी फुटेज है, और उस सीसीटीवी फुटेज में किसी के आने जाने की कोई इस तरह की तस्वीर नहीं है। तो जब बाहर का कोई आया ही नहीं तो बाहर के किसी आदमी ने तो कत्ल किया नहीं। एक जो संभावना थी कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी तांत्रिक ने बरगला दिया, उकसा दिया हो, उस संभावना को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट कर चुकी है। कोई तांत्रिक वगैरह का कोई रोल नहीं था। घर में जो रजिस्टर मिले उसमें जिस तरह की बातें लिखी हुई थी, खुदकुशी उसी तरह से की गई। इसे देखकर लगता है कि वो रजिस्टर को फॉलो कर रहे थे। रजिस्टर लिखने की भी ऑलमोस्ट ये तस्दीक हो गई है कि घर के लोगों ने ही वो रजिस्टर में बातें लिखी, तो वो एक तरह से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, ये भी बात साफ हो गई है। एक और अहम बात ये कि खुदकुशी के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया, रस्सी और फंदा और वो सारी चीजें भी घर वाले ही तो लेकर ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे को कोरबरेट करती है, जोड़ती हैं, और उससे लगता है कि मामला खुदकुशी का है। कल को कोई बहुत अजीब मोड़ आएगा इसमें, लगता नहीं। एक सवाल राम, जब ये पहले दिन से मुझे याद है कि जब ये 30 तारीख को ये हादसा हुआ, मंडे को जब मैं स्पॉट पे गया बुराड़ी उसी घर के बाहर, जितने लोग वहाँ थे या फिर जितने लोगों फ़ोन करके बात की, चूँकि हर आदमी इस केस के बारे में बात कर रहा था, 100 में से 99 लोग एक ही चीज़ कहते थे, सवाल ही लिए कि सुसाइड या मर्डर है। एक साथ 11 लोग सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसी क्या चीज़ है कि लोग यकीन करने को तैयार नहीं है कि 11 लोग एक साथ सुसाइड कर सकते हैं? इस केस से ख़ास तौर पर जुड़ा हुआ क्या क्या बातें थी जो लोग मानने को तैयार नहीं थे? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक पल को कल्पना कीजिए दर्शक, अगर मेरे पिता कोई बात मुझसे कहते हैं तो मैं मान जाऊंगा, मेरी माँ मान सकती है, लेकिन शायद मेरे जो बच्चे हों वो नहीं मानेंगे। यहाँ पर तकरीबन 11 लोग थे, इनमें काफ़ी जनरेशन गैप था। कोई 5 साल कोई कुछ साल पहले पैदा हुआ, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर और उसका जो जितनी चीज़ें वो मिलती नहीं थी। तो लोगों को सबसे बड़ा जो आश्चर्य हुआ वो यही हुआ कि आखिर चलो मान भी लेते हैं खुदकुशी है, तो एक साथ 11 लोग एक मत में कैसे तैयार हो जाएंगे कि चलो मर जाते हैं, कोई ना कोई विरोध तो करेगा। तो यही एक बात है जो, अब जैसे सुप्रतिम सर ने कहा कि ये खुदकुशी ही है, खुदकुशी लगती है क्योंकि ऐसे एविडेंस हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन ये थ्योरी मानने को कोई इसलिए राजी नहीं रही क्योंकि ये गले के नीचे नहीं उतर रही। इसमें असल में जो सवाल है, जो बैनर्जी और राम कह रहे हैं, मैं उसको अगर आपको वैसे ही और समझा दूं तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक फैमिली में 11 लोग, उसमें 4 बच्चे, महिलाएं, पुरुष, अलग अलग। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले, एक लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली, आईपैड इस्तेमाल करने वाले, मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से जुड़े रहने वाले। ऐसे लोग अंधविश्वास का शिकार कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसलिए कि अगर एक आदमी के मन में ये वहम और खुराफात है कि नहीं, इससे भगवान मिलेंगे और परमात्मा के दर्शन होंगे, या पिताजी जो सपने में आ रहे हैं उन्होंने बुलाया है वो दिखेंगे, एक आदमी की गलतफहमी हो सकती है, 11 इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे ये चीज़ थी। इसीलिए एक जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि पुलिस का मानना है 9 लोगों को शायद धोखे से फंदे पे चढ़ाया गया। ललित और उसकी वाइफ टीना जो थी, वो उन दोनों के दिमाग में थी कि परमात्मा से मिलना, उनके दर्शन करने, लेकिन बाकी लोगों को धोखे से फंदे में चढ़ाया गया। उसकी वजह यह थी कि 6 दिन इससे पहले रिहर्सल किया गया और 6 दिन तक वो सब वैसे ही काम करते थे सिवाय फंदे पे झूलने के। आखिरी 7वें दिन वो झूल गए। तो ये हो सकता है कि 9 लोगों के साथ धोखा हुआ और फिर 7वें दिन ये 9 लोग मारे। तो इसमें भी अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करती है उसमें क्या 9 मर्डर के तहत आईपीसी में शामिल करती है और 2 सुसाइड, या फिर सबके सब सुसाइड। ये शॉर्ट में जानना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही होगा कि 9 लोगों को धोखे से ही मारा गया, और बाद के जो 2 लोग थे, मतलब ललित और उसकी पत्नी टीना, उनको इस मामले का एक्यूज्ड माना जाएगा। लेकिन वो ऐसे एक्यूज्ड हैं जिन पर कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं। तो चार्जशीट में भी यही स्टोरी रहेगी जो अब तक पुलिस भी जिसका जिक्र करती रही है, क्योंकि यही बात समझ में भी आती है। जैसा आप दोनों लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि वाकई 11 लोग कैसे तैयार हो सकते हैं, सवाल मेरे मन में भी है कि एक राय होकर आदमी कोई अच्छा काम तो कर सकता है, खुदकुशी जान देने जैसा बड़ा काम 11 लोग तैयार हो जाए, ये समझ में नहीं आता। राम, एक चीज़ और यहाँ पे इस केस से थोड़ा सा हटके, क्योंकि सबकी नज़र है वो बुराड़ी में जब से ये हादसा हुआ, वहाँ पे उस गली में लोग डरने लगे, अजीब अजीब बातें होने लगी। ऑटो वाले ने जाने से मना करना शुरू कर दिया। जो किराएदार वहाँ रहते थे उन्होंने घर खाली करके वो चले गए वहाँ से, सिर्फ इस 11 और जिस तरीके से मौत हुई थी उसको। ये अभी तक मकान सील है। आपसे ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी कि उस घर के अंदर ये सील कब हटेगा और आप जो हमारी क्राइम टीम है उस घर के अंदर कब जाएगी और वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखकर हम सबको ब्रीफ करेंगे। देखिए, अभी तक जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर देती तब तक मुझे नहीं लगता कि वो किसी को अलाउ करेंगे कि वहाँ पर जाए।
बट हमें लगता है कि ये सामाजिक के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है प्रेस से होते हुए कि हम सच दिखाएं। तो सील खुलते ही मुझे लगता है कि हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और उसके बाद हम लोग बाकायदा देखेंगे, खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सब कुछ कैसे है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एनालिस्ट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हो सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 11 लोग। एक सवाल है किसी दर्शक कौन है? साहिल राठौर जी, आपने ये पूछा कि राहुल गांधी ने जो हरकत की उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, राजनीति का माहौल पूरा बदल चुका है देश में, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। चुनाव के दौरान क्या क्या आजकल होते, किस तरीके की जुमलेबाजी बयानबाजी होती है, आप हम सब जानते हैं। तो अब संसद के अंदर भी पुराने दौर की तरह की गरिमा और उस तरह की बातें, उस तरह की बहस की हम उम्मीद करें तो शायद थोड़ा ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हालांकि खुद लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि राहुल गांधी भाषण के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास जाके गले मिले और वो थोड़ी गरिमा के खिलाफ थी, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र मोदी बहैसियत पीएम बैठे हुए थे हिंदुस्तान के, तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहेंगी, और चूँकि हम लोग राजनीति के नहीं हैं, क्राइम के लोग हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, तो राजनीति की बातें हम लोगों से हो नहीं पाएंगी। लेकिन हाँ, शुरुआत में चूँकि आंख मारने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आईपीसी सेक्शन में आ गई थी, इसलिए मैंने आपसे उसका जिक्र किया। बाकी जो राजनीति के विश्लेषक हैं, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, वो आपको चैनल पे और सुबह अखबार तक में सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आपने सवाल किया, मुझे खुशी हुई, और आपसे बस आपके साथ साथ तमाम दर्शकों से यही निवेदन है कि यूट्यूब पर जाएं, क्राइम स्पेस तक, क्राइम तक को सब्सक्राइब करें, जो बेल है उसका बटन प्रेस करें, और लगातार जो क्राइम की खबरें हैं वो देखते रहें। और हम लोग अपनी बातचीत ख़त्म करेंगे, लेकिन दो चीज़ों के साथ। एक, सुप्रतिम बनर्जी के बारे में बता दूं कि एक दिल्ली आज तक भी चैनल है, आज तक का, जिसपे क्राइम का शो पीसीआर आता है डेली रात 8:30 बजे और 11:30 बजे रिपीट होता है। तो बनर्जी, आज पीसीआर में क्या खबर है क्राइम की? मैं बहुत शिद्दत से इस सवाल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी खबर है पीसीआर में जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक घर में चोरी हुई, ताला टूटा हुआ था। लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने देखा कि अंदर किसी महिला की लाश पड़ी है। पुलिस आ गई। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला ये महिला की लाश नहीं, बल्कि कपड़े का एक ऐसा पुतला है जिसे महिलाओं के कपड़े पहना दिए गए थे। आखिर क्या राज है, पीसीआर में दिखाएं। तो क्या राज है? बनर्जी ने बहुत मेहनत से पीसीआर तैयार किया, और पीसीआर के दर्शक बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको बता दूं। तो पीसीआर ज़रूर देखिएगा, वो राज भी खुलेगा दिल्ली आज तक पर 8:30 बजे पीसीआर, और एक 7:30 बजे दिल्ली आज तक पे ही सीआईडी भी आती है, जिसमें राम जो है वो हमेशा आपको दिखते हैं। आज इस लाइव में आप लोगों के साथ बातचीत की वजह से राम सीआईडी में नहीं बैठे हुए थे। लेकिन राम, आज की क्राइम की बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज तो दरअसल अनीशिया का फॉलोअप हम कर रहे हैं, और जैसा अभी सर बता रहे थे कि एक चोर का बड़ा ऐसी घटना हो जाती है तो समझ नहीं आता कि आखिर चोर ऐसा किया क्यों। उसने एक डमी रख दिया महिला का, वो भी उस घर में जहां वो चोरी के इरादे से आया हुआ था। और भी दिल्ली में एक घर ऐसा है जहां पर कच्चा बनियान गिरोह ने किया। तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा सर, आपके मातहत ये चीज़ मैं सबसे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये यूट्यूब की तरह सब्सक्राइब का क्राइम तक नहीं है। यह सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे आपके जीवन से जुड़ी है। और आप ये सोचिए कि हम किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते हैं, क्या मिलता है? अगला आदमी ये सोचता है अरे ये तो भेज करके मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल कर दे रहा है। तो कम से कम क्राइम तक का सब्सक्रिप्शन भेजें उनको, ताकि ये बताएं कि ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। कानून का पता चलेगा, किसी को आंख मारने से बचेंगे, जुर्म जेल जाने से बचेंगे। तो ये अपील मैं भी आपके समेत सारे लोगों से करूं। नहीं, मैं बिल्कुल, राम ने अच्छी बात की, और मैं चाहता हूँ, देखिए हमारा मकसद भी है कि क्राइम तक के ज़रिए आपको हम खबर और उसके पीछे की चीज़ें दिखाएं। क्योंकि क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। इसमें जिसके साथ भी होता है, एक फैमिली हमेशा उसकी पीड़ित होती है, यहाँ पे दुख है, गम है, अफसोस है। लेकिन साथ साथ इस तरह की खबरों से हमें बहुत सारी सबक और नसीहत भी मिलती है कि हम उनसे कैसे बचें। बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर हम उसके बारे में जानकारी रखें। तो मेरी कोशिश है यही दोनों, एक कि देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों से आपको हमेशा बाखबर रखें, उसके पीछे का सच बताएं, और साथ साथ क्राइम से कैसे बचें, आप कैसे महफूज रहें, कैसे सुरक्षित रहें, उसके बारे में भी अगर हम लोग आपको कुछ जानकारी दे सकें वो भी ज़रूर देंगे। तो एक आखिरी इसी गुजारिश के साथ कि आप क्राइम तक सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाकर आइकन जो बेल है उसका बटन प्रेस कीजिए,
और क्राइम तक देखिए और आज तक देखते रहिए, और बैनर्जी का लगातार पीसीआर अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला 8:30 बजे दिल्ली आज तक पर, वो भी देखिए। और इसी के साथ बैनर्जी और हम दोनों की तरफ से आप सबकी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी कोशिश होगी कि रोज़ाना आपसे मुलाकात करें, आपसे बात करें, आपके जो भी सवाल हो वो भी आप हमें ज़रूर भेजें, हम आपके सवाल भी लें। आज चूँकि हम लोग अपनी बातें पहली बार थी ज़्यादा रख गए, आपके सवाल कम लिए, लेकिन अगली बार से कोशिश करेंगे कि आप लोगों से ज़्यादा सवाल मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।